ठीक है, छठा हो गया ना। सातवां लिखिए, आत्म प्रदर्शन का अवसर। आत्म प्रदर्शन का अवसर। बात लिखिए, आत्म प्रदर्शन का अवसर यानी कि स्वयं को प्रदर्शित करना। इसके बाद लिखिए, मानसिक क्रियाओं का अवसर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस मानसिक क्रियाओं का अवसर को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, और आत्म प्रदर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सपोजर, EXPOSURE। ठीक है, मानसिक क्रियाओं का अवसर। नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट, कितना नंबर पॉइंट होगा ये आप लोग का? 8 नंबर बताइए मैडम। 9 नंबर। 9 नंबर होगा। क्या बोली ज्योति जी आप? 9 नंबर बताइए। 9 नंबर मानसिक क्रियाओं का अवसर लिख लिए आप लोग? नहीं 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 लिखे हैं, लिखिए। मानसिक क्रियाओं का अवसर नहीं लिखिए ज्योति जी? मैडम 9 नंबर बताइए क्या है? आप हम जो पॉइंट बोल रहे हैं, मानसिक क्रियाओं का अवसर लिखी है ना? आत्म प्रदर्शन का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सपोजर, ये लिख ली है। इसके बाद वाला मानसिक क्रियाओं का अवसर नहीं लिखी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। मानसिक क्रियाओं का अवसर है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, अपॉर्चुनिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, ओके मैम। इसके बाद का पॉइंट है हम लोग का क्रिया द्वारा शिक्षा। इसके बाद का है हम लोग का पॉइंट, क्रिया द्वारा शिक्षा। एजुकेशन बाय एक्टिविटी। ठीक है, एजुकेशन बाय एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अच्छी आदतों का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अच्छी आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट। लास्ट पॉइंट लिखिए, विभिन्न अंगों की शिक्षा। विभिन्न अंगों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। विभिन्न अंगों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। हो गया ना? कितना टोटल पॉइंट हुआ आप लोग का ये बताइए तो हमको। 12 11 में 12 हुआ या 11? 1 12 में 12 ले 5 6 सॉरी 11 हाँ 11 हुआ 6 11 ही हुआ ना? चलिए, हाँ चलिए, तो इसमें हम लोग उचित व्यवहार और उचित वातावरण पढ़े थे, प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर बिहेवियर पढ़ चुके थे। इसके बाद जिज्ञासा की संतुष्टि, कल जो टॉपिक समझाए थे बस वही सेम है। वास्तविकता का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ रियलिटी। हम लोग क्या देखे थे कि इस स्टेज में बच्चे जो हैं काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहते हैं, कहानियों को, ठीक है, परियों की कहानी, कार्टून्स, ये जो चीजें देखते हैं इन सब चीजों में वो बिलीव ज्यादा करते हैं। उनके अनुसार वो सब चीजें क्या है, सत्य है, रियल है। ठीक है, तो हमें बच्चों को ऐसा एजुकेशन देना चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे इस काल्पनिक दुनिया से निकलकर रियलिटी को जाने, वास्तविकता को जाने, जो सच्चाई है, ठीक है, उस चीज को जाने। समझ में आया? इसी के लिए क्या किया जाता है, हम लोग का मॉन्टेसरी पद्धति है। जैसे कि हम लोग को बालकों को किड्जी में भेजा जाता है ना, स्कूल जाने से पहले बच्चों को फॉर्मल स्कूल भेजने से पहले इनफॉर्मल स्कूल में किड्जी में भेजा जाता है, प्ले के माध्यम से बच्चों को जो खिलाया जाता है। उसी तरह की एक और हम लोग की शिक्षा पद्धति थी, मॉन्टेसरी पद्धति। तो वहां पे बच्चों को ना रियलिटी से
दूर रखा जाता था। रियल जो चीजें होती है वो चीजें बच्चों को नहीं बताई जाती थी, इसीलिए वह उस स्कूल वह जो पद्धति है उस पद्धति को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उस शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ रियलिटी का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा हो सके बच्चे जो कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों को जो सच मान रहे हैं, उन सब चीजों से बच्चों को दूर निकाला जाए और वास्तविकता जो है, रियलिटी जो है, सच्चाई जो है, उससे बच्चों को अवगत कराया जाए। ठीक है, आत्मनिर्भरता का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट, बच्चों को ना इसी स्टेज से सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, उनको कुछ कुछ कार्य, जैसे कि मान लीजिए बच्चे जो कुछ भी काम थोड़ा बहुत जो कुछ भी करते हैं, खेलना या फिर अपने से खाने का कोशिश जो करते हैं बच्चे, तो उनको बच्चों को करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा कर रहे हैं, चाहे खाने को बर्बाद कर रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए, खुद से करवाना चाहिए या फिर बच्चे को डांटना डबकारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे जो है पूरी तरह से आप पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो जो थोड़ा बहुत काम बच्चे करना चाह रहे हैं, खुद से चलना चाह रहे हैं या खुद से किसी चीज को पकड़ना या खाना चाह रहे हैं या किसी काम को करना चाह रहे हैं, 0 से 2 वर्ष के बच्चे हैं क्या, तो क्या काम करेंगे, वही ना, खुद से खाना चाहेंगे। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि हम ये काम खुद से करना चाहते हैं। 2 वर्ष के बच्चे ज्यादातर गोद में लीजिएगा तो वो खुद से रोड पर उतरकर या फिर नीचे उतरकर खुद से चलना चाहते हैं, हाथ नहीं पकड़ना चाहेंगे, खाने को वो खुद से हाथ से उठाकर खाना चाहेंगे। तो ये सब काम करने के लिए बच्चों को आजादी देनी चाहिए ताकि बच्चे जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो सके। इसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का निहित गुणों का विकास, यानी कि बच्चे के अंदर जो भी गुण है, मतलब जो बच्चे में जो भी क्वालिटी है, जो कुछ बच्चा काम करने में सक्षम है, योग्य है, ऐसे कामों को बच्चों को करने देने के लिए हमें छूट देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार से रोकना टोकना नहीं चाहिए। सामाजिक भावना का विकास, छोटी छोटी चीजें, छोटे 2 साल का बच्चा है, छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताया जाता है ना कि पानी लाओ, चाहे दादी को प्रणाम कर लो, चाहे कुछ कुछ छोटी छोटी हम लोग सामाजिक चीजें बच्चों को क्या करते हैं, उसी स्टेज से छोटे में ही सिखाया जाता है। बाय करो, नमस्ते करो, भगवान है तो प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। तो ये सब छोटी छोटी जो सामाजिक चीजें हैं, ठीक है, पापा आए हैं पानी लेकर आओ, चाहे कोई आया है तो उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को उस स्टेज में क्या किया जाता है, इन सब चीजों का बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 0 से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन यह कब आता है, ये सारी चीजें शिक्षा जो दी जा रही है बच्चों को, कब के स्टेज में दी जा रही है, जब बच्चा जो है अब शैशवावस्था के एकदम लास्ट पड़ाव में है। अब बच्चा शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था में एंटर करने वाला है, ये लास्ट स्टेज में बच्चों को ये सारी शिक्षाएं दी जाती है। आत्म प्रदर्शन की भावना, ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो भी बातें हैं उसको बोलने, इससे क्या होता है, आत्म प्रदर्शन की भावना, अगर बच्चों को आत्म प्रदर्शन की भावना का बच्चों को अवसर दिया जाता है तो बच्चों का शाब्दिक ज्ञान बहुत तेज होता है। बच्चे कहीं भी किसी चीज को करने या बोलने में हेजिटेशन फील नहीं करते हैं। ठीक है, और वो किसी से उनका मतलब हेजिटेशन के बाद डर की भावना नहीं रहती है। जैसे कि होता है ना कि तुमको गाना है या फिर डांस करना है या फिर बच्चा जो है बाहर में घूम रहा है, खेल रहा है, अगर हम बच्चे को डरा देंगे, छोटे बच्चे को किसी चीज से कि बाहर जाएगा तो ये काट लेगा, वो कर देगा, ये कर लेगा, ये सारी भावनाएं अगर बच्चों के मन में हम शुरू से पैदा कर देंगे तो बच्चा जो है फ्रीली स्वतंत्र होकर कोई भी काम करने से डरेगा। ठीक है, हाँ, अपना कोई भी चीज उसके मन में अगर कोई बात है, कुछ करना चाहता है तो बच्चा डर के मारे करेगा नहीं। इसीलिए बच्चों के मन में ये सारी भावनाएं कभी भी नहीं डालनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से उसको कोई भी काम करने का हमें अवसर देना चाहिए। मानसिक क्रियाओं का अवसर, हाँ बोलिए। मैम फिर वो बड़ा होकर के भी उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा ना, जो खतरनाक हो सकता है, हाँ, या हो सकता है कि शुरुआत में अगर बच्चे को हम किसी चीज से डरा देते हैं, ठीक है, हम लोग लर्निंग में एक थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे कि शुरुआत में ही ना बच्चे को डॉगी, जो फर वाला जो डॉगी होता है, एक मनोवैज्ञानिक है, वो अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो बच्चा जब भी डॉगी का फर को छूता है ना तो उसको बहुत सॉफ्ट अच्छा लगता है, तो शुरुआत में तो वो उसको छूता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या करते हैं वो मनोवैज्ञानिक कि जैसे ही वो बच्चा उस फर को छूता है ना, एक डरावनी सी आवाज निकालते हैं। ठीक है, जैसे ही वो छुएगा वो एक डरावनी सी आवाज निकालेंगे, तो बच्चे के मन में क्या हो गया, डर पैदा हो गया। अब बच्चा डॉगी को देखते ही डर जाता है, डॉगी को देखते ही दूर भाग जाता है। तो ये डर की भावना जो है, ये डर जो है उसके मन में पूरी तरह से बैठ गया, और वो आगे आने वाले फ्यूचर में भी इस चीज से क्या होगा, देखकर वो डर जाएगा। इसीलिए शुरुआत में भी हम लोग को कभी बच्चों को किसी चीज से डराना नहीं चाहिए, उनके मन में डर नहीं बैठाना चाहिए।
ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रीली उनको जो काम करने दिया जाए, करना चाहते हैं वो करने दिया जाए। शिक्षा द्वारा क्रिया द्वारा शिक्षा, कोई भी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को हम लोग किसी चीज का नॉलेज दें। प्ले स्कूल में क्या होता है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से किसी भी चीज का ज्ञान या शिक्षा दी जाती है। तो कोई भी एक्टिविटी करवा के, खेल कर, गाना गवा कर, या फिर किसी चीजों के माध्यम से, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को हम क्या करेंगे, किसी भी चीज का शिक्षा देंगे। शिक्षा का मतलब क्या, हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, वहां पे खेल के माध्यम में थोड़ी बहुत मोरल चीजें या फिर थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे कि छोटे बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाता है कि ये आईज है, ये नोज है, चाहे ये टीवी है, ये मोबाइल है। तो ऐसी छोटी बहुत शिक्षाएं जो है बच्चों को खेल के माध्यम से देना चाहिए, क्रिया के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। अच्छी आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बताना चाहिए। छोटे बच्चे को नहीं बताया जाता है कि बेटा बाय करो, ठीक है, या फिर दादी को प्रणाम करो, चाहे कुछ भी अच्छी चीजें, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदा है, ठीक है, ऐसा करने से आपको पापा डांटेंगे, चाहे जो भी अच्छी आदतें हैं। शून्य से 2 वर्ष के बच्चे हैं, कितना अच्छा आदत सिखाएंगे, थोड़ी बहुत छोटी चीजें। तो वो सारी अच्छी आदतें जो है बच्चों को इस स्टेज में बतानी चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये बच्चों का यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। हम लोग क्या देखे थे, ये जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों का, शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो फर्स्ट स्टेज है, इस फर्स्ट स्टेज में बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। हम लोग देखे थे ना, ये स्टेज है बच्चों का जिसमें नैतिकता नहीं होती है, बाकी सारे गुण होते हैं लेकिन नैतिकता नहीं है बच्चों में। तो धीरे धीरे जब बच्चा जब अपने इस फर्स्ट स्टेज के आखिरी पड़ाव में आता है, तो बच्चों में नैतिकता का क्या किया जाता है, हम लोग शुरुआत कर देते हैं। नैतिकता इस स्टेज में आती नहीं है, लेकिन इसके आखिरी हम लोग पड़ाव में क्या करते हैं, नैतिकता की शुरुआत कर देते हैं। छोटी बातें, थोड़ी मतलब बहुत ही छोटी मामूली चीजों को बच्चों को हम लोग को बताना होता है और अच्छी आदतों को बच्चों को सिखाना रहता है। विभिन्न अंगों की शिक्षा, छोटे बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं कि आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, ठीक है, चिक कहाँ है, लेग कहाँ है। तो ऐसे छोटे अंगों की शिक्षा भी बच्चों को खेल के माध्यम से या फिर घर में ही माता पिता के द्वारा दी जाती है। ठीक है, बहुत से होते हैं कि 2 साल में ही जिनके बच्चे बोलने लगे, शब्द का ज्ञान हो गया, तो 2 साल में ही प्ले स्कूल में डाल देते हैं। लेकिन प्राय 2 साल में बहुत रेयर ही जाते हैं बच्चे, प्राय जो है माता पिता के द्वारा ही ये सारी गुड हैबिट्स जो है बच्चों के अंदर डाली जाती है। तो ये था हम लोग का शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में हम लोग अगर कंप्लीटली देखें तो क्या है हम लोग का शैशवावस्था। तो इस स्टेज में बच्चों में क्या क्या हो जाता है, बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है, मानसिक विकास तेजी से होता है, सीखने की तीव्रता बहुत ज्यादा तेजी से होती है, बच्चे दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, और बच्चों में क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी कि स्वयं से ज्यादा प्रेम करते हैं। जितना अट्रैक्शन है लोगों का, घर परिवार के जितने लोगों का, सबका अट्रैक्शन किसके पास, अपने पास चाहते हैं। कोई दूसरा अगर आ जाए माता की गोद में तो उससे उनको क्या होती है, जलन होने लगती है। नैतिकता का अभाव रहता है पूरी तरह से, इनमें किसी प्रकार की मॉरलिटी नहीं होती है। कल्पना की दुनिया में जीते हैं और काल्पनिक जगत को ही सच मानते हैं बच्चे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। जो भी उनकी मूल प्रवृत्तियां है ना, बेसिक जो भी उनका जो नेचर होता है, उन सब चीजों पे उनका ज्यादा क्या होता है, फोकस रहता है। भूख लगेगी तो झट से रोएंगे, भूख लगेगी तो भूख को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो कुछ भी इनका जो रिएक्शन होता है उसको तुरंत वो क्या करते हैं, सबके सामने वो प्रदर्शित करते हैं। उस पर किसी प्रकार का इनका कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहता है। संवेगों का भी तीव्र प्रदर्शन करते हैं, इमोशंस का। ठीक है, भूख लगने पे, रोने पे, या हंसने पे, किसी भी प्रकार का संवेग अगर इनके ऊपर हावी होता है तो उसका तुरंत वो प्रदर्शन करते हैं, उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, हम जैसा करेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसी एक्टिविटी करेंगे, हमारी एक्टिविटी को देखकर बच्चा क्या करेगा, उसको चीजों को दोहराएगा। किसी चीज को जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। खिलौनों, प्राय क्या करते हैं बच्चे, खिलौनों को तोड़ फोड़ के उट पटांग तरीके से रख कर जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, इसके अंदर क्या है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, आप ही का नकल करेगा, आप जैसे बोलेंगे वैसे रिपीट करेगा, आप जैसे एक्टिविटी करेंगे वैसा वो करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें देखे, शैशवावस्था में। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए। तो शिक्षा कैसे देनी चाहिए, तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। तो
जो काम बच्चे करने योग्य हैं, कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, उस चीजों को करने के लिए भी उन्हें छूट देनी चाहिए। सामाजिक भावना का अब हमको धीरे धीरे उनके अंदर क्या करना है, विकास करना है। थोड़े बहुत हम लोग उसको मोरल डेवलपमेंट भी, उसके अंदर नैतिक बातों को भी क्या करेंगे, धीरे धीरे बताते जाएंगे। अच्छी आदतें उसको सिखाएंगे, अपने अंगों का ज्ञान उनको बताएंगे कि कौन कौन सा उनका बॉडी पार्ट है, क्या क्या अंग है। तो ये सारी चीजें हम लोग बच्चों को शैशवावस्था में ही शिक्षा देने लगते हैं। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया मैडम कंप्लीट। अगर आप मैडम बोलिए। मैडम आत्म प्रदर्शन का अवसाद मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सपोजर। मतलब आत्म प्रदर्शन का मतलब क्या है, बच्चे के अंदर कुछ बात है, कुछ फीलिंग्स है, कुछ वह बोलना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उसका बच्चों को अवसर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, सुनिए, एकदम छोटा बच्चा तो अपना कुछ आत्म प्रदर्शन करेगा नहीं। क्या करेगा, हम लोग का 1 से 1.5 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा, यही ना, मान लीजिए वो कुछ बोलना चाहता है, वो कुछ जानना चाहता है, तो वह बच्चा जो भी उसके मन में है, वो आपके सामने जो भी प्रश्न रख रहा है, तो उस चीजों को हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसका आंसर बच्चों को देना चाहिए। उसका बच्चों का जो भी मन में डाउट है ना, सोल्यूशन उसका हम लोग को निकाल कर देना चाहिए। उसके लिए कभी भी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बहुत से माता पिता होते हैं कि बच्चा आपसे प्रश्न कर रहा है, ठीक है, बार बार, उनका प्रश्न क्या होगा, हमारे लिए उनका प्रश्न जो होता है एकदम मामूली होता है, बेतुका होता है। हमारे सामने तो उनका प्रश्न बेतुका रहेगा ना, एकदम मामूली सा रहेगा, लेकिन उनके लिए वही प्रश्न क्या है, बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा उनके लिए क्या है, मन में है, दुविधा का विषय बन जाता है। तो बहुत से माता पिता क्या होते हैं कि डांट देते हैं कि क्या बोलता है, क्या उटपटांग कर रहा है, इसको समझ में नहीं आता है। तो हमें वहां पे क्या है, बच्चों को उनके हर एक जितने भी उनके क्वेरीज हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सब का हमको अच्छे से उनको आंसर देना है, जवाब देना है, ताकि उसके मन में जो भी डाउट है, ठीक है, छोटा बच्चा है, छोटे प्रश्न रहेंगे, जो भी डाउट है उन सब का, उनका डाउट जो है वो क्लियर। तो इससे क्या होगा, अगर माता पिता डांटेंगे नहीं, उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो उसके मन में और भी जो कुछ भी बातें हैं, तो वो खुले रूप से जो है, बिना किसी डर के फिर से माता से पूछेगा। लेकिन जहां माता डांट देगी या फिर पिता डांट देंगे या फिर कोई अदर डांट देगा, तो उसके मन में अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, वो कुछ भी पूछना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो डर से क्या करेगा, बच्चा करेगा नहीं, अपने अंदर ही रख देगा। तो इसीलिए क्या करना है, हमें बच्चों को इस प्रकार का बच्चों के साथ कभी भी बिहेवियर करना ही नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक मेरा मैम निहित गुणों का विकास का बारे में थोड़ा बताइए ना मैम। निहित गुणों का विकास यानी कि बच्चे के अंदर जो कुछ भी गुण है, ठीक है, छोटा है, उसके अंदर भी तो हम कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो भी गुण है, उसके अंदर जो कुछ भी छोटे बहुत जो भी गुण है, तो उन गुणों का, ठीक है, हम जैसे कि मान लीजिए एज अ टीचर जो है, अपने स्टूडेंट्स को जान जाते हैं कि इसके अंदर क्या एबिलिटी है, ये किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, जानते हैं ना कि तुम ये वर्क करो, तुम इस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। तो माँ पेरेंट्स भी अपने बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, वो जान जाते हैं। तो उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, हमें क्या करना चाहिए, उनको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। उस क्षेत्र में हमें बच्चों का, उस फील्ड में हमें बच्चों का क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो भी गुण है वो उभर कर बाहर आ सके। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, जिनका ये जो छूटा हुआ है ना, वो एक पेज तो पूरे तरह से छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ये नेक्स्ट पेज से लिखिएगा आप लोग, ये नया टॉपिक है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, इसको नेक्स्ट पेज से लिखिएगा। इसके पहले वाला एक पेज छोड़ दीजिएगा, जिनका छूटा हुआ है उनके लिए बोल रहे हैं। चलिए लिखिए, नेक्स्ट पेज से लिखिए आप लोग, बाल्यावस्था लिखिए, चाइल्डहुड। हम यहाँ पे बाल्यावस्था की जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड। चलिए, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, लिख दीजिए। लिखिए, शैशवावस्था के बाद, शैशवावस्था के बाद सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था के बाद सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था
कहा जाता है। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। ठीक है, आगे लिखिए। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल कहा है। ठीक है, यूनिक पीरियड। ये जो बाल्यावस्था का स्टेज होता है ना, बालकों के जीवन का यूनिक पीरियड होता है। ठीक है, अनुपम, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल कहा है। अनुपम काल को यूनिक पीरियड लिख लीजिएगा ज्योति जी। लिखिए, इसके बाद लिखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। बाल्यावस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, बाल्यावस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक S.A. कोटिस, फिर से मनोवैज्ञानिक बोलिएगा। बाल्यावस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक S.A. कोटिस, K-O-R-T-I-S-H, कोटिस ने कहा है, K-O-R-T-I-S-H, S.A. कोटिस ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा इसके बाद। बाल्यावस्था औसतन 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु होती है। बाल्यावस्था औसतन 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु होती है। पांच वर्ष से 12 वर्ष की आयु होती है, जिसके अंतर्गत बच्चे के स्थायी दांत प्रकट हो जाते हैं। स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ। ठीक है, जिसके अंतर्गत बच्चे के स्थायी दांत प्रकट होते हैं। बालक पढ़ना लिखना और स्वयं की देखभाल करना सीखता है। बालक पढ़ना लिखना और स्वयं की देखभाल करना सीखता है, और उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट परिवर्तन घटित होता है। उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा हम लोग को क्या दिखेगा, अब चेंजेस दिखने लगेंगे। उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट परिवर्तन घटित होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। मैम रिपीट प्लीज। बालक पढ़ना लिखना और स्वयं की देखरेख करना सीखता है, और उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट परिवर्तन घटित होता है। उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट परिवर्तन घटित होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। परंतु सीटेट के अनुसार हम बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटकर ही उसका अध्ययन करेंगे। परंतु सीटेट के अनुसार हम बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटकर ही उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था। नंबर 1 लिखिए, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। इंग्लिश इसका लिख लीजिए प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड, इसको पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी दे देता है, इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी दे देता है। इंग्लिश एक ही रहेगा, प्री चाइल्डहुड। ठीक है, सेकंड नंबर लिखिए,
उत्तर बाल्यावस्था, सेकंड नंबर उत्तर बाल्यावस्था या बाद की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था या बाद की अवस्था। ठीक है, इसका इंग्लिश लिख लीजिए, लेटर और पोस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, लेटर और पोस्ट चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे एक लाइन आप लोग को जो बोले अंडरलाइन करने के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस प्राय ये पूछा है, जीवन का अनुपम काल किसको कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल कहते हैं। ठीक है, अनुपम काल क्यों कहते हैं, यूनिक स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं रहता है, खेल कूद मौज मस्ती, किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बच्चे एकदम फ्रीली अपना लाइफ जीते हैं। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग? अनुपम काल, यूनिक स्टेज कहते हैं। ठीक है मैम, आप बोलिए। जो आप बोले थे इसमें से प्री स्कूल एज भी जो कहते हैं मैम, जो पूर्व वाली अवस्था हम होता है लोग वो इसके बाद देखेंगे निशांत जी, ये हम बाल्यावस्था की जिक्र कर रहे हैं। अब हम लोग अब इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोटिस जी का डिफाइन किया हुआ है, किसी भी मनोवैज्ञानिक ने चाहे कुछ भी डिफाइन किया है, ठीक है, चाहे वो बाल्यावस्था को 2 से 12 वर्ष का उम्र बताएं, चाहे वो बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की उम्र बताएं, लेकिन सीटेट के अनुसार हम लोग को बाल्यावस्था को क्या मानना है? अगर बाल्यावस्था बोल रहा है तो 6 से 12, अगर बाल्यावस्था को भागों में विभाजित करके बोल रहा है तो 2 से 6 और 6 से 12 ही हम लोग को देखकर चलना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोटिल जी ने क्या बोला है, 5 से 12 का जिक्र किया है। उन्होंने क्या बोला है, पूरा सम्मिलित रूप में ले लिया है सबको कि 5 से 12 वर्ष जो है बाल्यावस्था का एज कहलाता है। इस स्टेज में बच्चों के स्थायी दांत भी आ जाते हैं, बच्चे अपनी देखरेख करना सीख जाते हैं, बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, हर एक चीज आ जाता है। इसलिए इसको क्या बोला है, सम्मिलित रूप से ये हम लोग का कंप्लीट किया है, बाल्यावस्था है। लेकिन चाहे किसी भी मनोवैज्ञानिक ने जो भी डिफाइन किया हो, बाल्यावस्था को हम सीटेट के अनुसार 2 भागों में प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड लेकर ही चलेंगे। प्री चाइल्डहुड हम लोग का 2 से 6 वर्ष और पोस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, चलिए अब आएगा हम लोग का बाल्यावस्था खत्म हो गया, अब 2 भागों में बांट लिए। पूर्व बाल्यावस्था, अब टॉपिक दीजिए ऊपर में, हेडिंग दीजिए बीच में, पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड। चलिए प्री चाइल्डहुड में लिखिए, प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक चलती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक चलती है। इसे शिक्षकों द्वारा प्राक स्कूली अवस्था, प्राक क के नीचे हम लोग का रेफ आएगा, रेफ आएगा, प्राक स्कूली अवस्था, इंग्लिश इसका लिख लीजिए प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज। इसे शिक्षकों द्वारा प्राक स्कूली अवस्था, प्री स्कूल एज या प्राक टोली अवस्था, प्राक टोली अवस्था, प्री गैंग एज। मैम रिपीट करिए ना। इसे शिक्षकों द्वारा प्राक स्कूली अवस्था, प्री स्कूल एज, प्राक स्कूली अवस्था, प्री स्कूल एज या प्राक टोली अवस्था, टोली, ठीक है, प्राक टोली अवस्था, प्री गैंग एज भी कहा जाता है, प्री गैंग एज भी कहा जाता है। हो गया, आगे लिखिए, मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था में
मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉमा भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉमा प्रत्यक्षनात्मक परसेप्शन, प्रत्यक्षनात्मक, इसका इंग्लिश लिख लीजिए परसेप्शन, एवं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉमा बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांवेगिक बौद्धिक- विकास। बौद्धिक बौद्धिक विकास, विकास को आप इंटेलिजेंस डेवलपमेंट बोल सकती हैं, मेंटल डेवलपमेंट बोल सकती हैं, इसको मेंटल डेवलपमेंट ही लिखिए। बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट तथा सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होते पाया है। ठीक है, हो गया इतना। देखिए पूर्व बाल्यावस्था हम लोग स्टार्ट किए ये टॉपिक। बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल कहते हैं, यूनिक स्टेज कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे बहुत मौज मस्ती करते हैं, किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं रहता है, ठीक है, एकदम फ्री रहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था देखिए, पूर्व बाल्यावस्था स्टार्ट हो रहा है हम लोग का कब से कब तक का? 2 से 6 माह। 2 से 6। इस स्टेज को क्या क्या बोला जाता है? इस स्टेज को प्री स्कूल एज भी कहते हैं, इस स्टेज को प्री गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, ये दो नाम इसको क्यों दिया गया है इस स्टेज को? 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष से पहले बच्चा जो है प्री स्कूल एज, बच्चा स्कूल जाने से पहले की अवस्था है इसका, बच्चों का। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं इस स्टेज पर, और स्कूल जाते भी हैं बच्चे। पहले के बच्चे क्या है, 5 साल में 6 साल में एडमिशन होता था, तो ये प्री स्कूल एज कहलाता था। लेकिन अब के बच्चे क्या है, हम लोगों के क्या है, ये किड्जी में जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं बच्चे, जाते हैं ना, प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं। लेकिन वो जो स्कूल होता है बच्चों का, वो बच्चों का जो है फॉर्मल स्कूल नहीं होता है, वो इनफॉर्मल स्कूल होता है। उसमें बच्चों को बकायदा किसी रूल रेगुलेशंस के तहत, ठीक है, वार्डन के तहत, मतलब ये वर्क करना ही है, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बच्चे फ्रीली वहां पे जाते हैं, खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फॉर्मल या इनफॉर्मल स्कूल कहा जाता है। और वो स्कूल जो है हम लोग का, जो फॉर्मल स्कूल है, उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मल स्कूल में बच्चे को बकायदा किसी ट्यूटर के अंदर रूल रेगुलेशंस के तहत टाइमली जाना है, वर्क करना है, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने, इन सब चीजों को, कायदे कानूनों को मानना होता है फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल में ये सारी चीजें नहीं होती है। बच्चे बकायदा कलरफुल ड्रेस में जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, खेल खेल के माध्यम से। ये जो बच्चों को प्ले स्कूल में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, वो खेल खेल के माध्यम से, उनका मनोरंजन करके, उनको एंटरटेन करके, गेम खिलाकर, कुछ खिलाकर पिलाकर, मस्ती से। तो उसमें जो ये जो शिक्षा दी होती है, इसको हम लोग जो है स्कूल के अंदर नहीं रखेंगे, ये हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, इसीलिए 2 से 6 वर्ष का जो एज होता है, इस एज को हम लोग क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज कहते हैं, यानी कि बच्चे के स्कूल जाने से पहले की अवस्था। और प्री गैंग एज कहते हैं, यानी कि बच्चा जो है इस स्टेज में, बच्चा अब स्कूल तो जा नहीं रहा है, फॉर्मली स्कूल में जा तो नहीं रहा है, तो बच्चे का कोई अपना फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, अपना कोई ग्रुप नहीं होता है। जैसे कि हम लोग का क्या है, अपना एक फ्रेंड सर्कल है, अपना एक फ्रेंड्स ग्रुप है, ठीक है, तो हम लोग का क्या है, एक गैंग है, अपना एक ग्रुप है, टोली है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं 2 से 6 वर्ष के बच्चे, इनका अपना कोई गैंग नहीं होता है, अपना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्री गैंग एज कहते हैं। यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था प्री स्कूल एज, और गैंग बनाने से पहले की अवस्था प्री गैंग एज, इसका नाम दिया गया। 2 जो नाम दिया गया है इस स्टेज को,
प्री स्कूल एज और प्री गैंग एज क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि बच्चे जो है इस स्टेज में स्कूल जाते नहीं है, स्कूल जाने से ये पहले की अवस्था होती है, इसीलिए इसको प्री स्कूल एज। और गैंग भी नहीं का होता है, अपना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता, अपना कोई टोली ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए इसको प्री गैंग एज का भी नाम दिया गया है। ये दो नाम हम लोग इस स्टेज को देते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्री स्कूल एज कौन सा स्टेज है, प्री गैंग एज कौन सा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें दिया हुआ है कि बहुत से मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं कि इस स्टेज में बच्चों का शारीरिक विकास हो गया, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, हम लोग का प्रत्यक्षणात्मक यानी कि परसेप्शंस, बच्चों को किसी भी चीज को देखकर उसका जो कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब कोई भी कॉन्क्रीट रूप से किसी भी चीज को देखते हैं बच्चे, तो उसका कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू किसी भी चीज को देखे, ऑब्जर्व किए, माइंड में उसका इमेजिन किए, उसका पिक्चर्स बनाए और उसके विषय में कॉन्सेप्ट बच्चे जो है क्लियर कर लेते हैं। तो इस प्रकार का गुण बच्चों में आता है। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का आता है, किसी चीज को समझने की, जानने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। बौद्धिक मेंटल डेवलपमेंट होता है। अब बच्चा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले 0 से 2 वर्ष का था, उसका जो मेंटल पावर था फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में आते आते मेंटल पावर थोड़ा तो बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा ना। तो मेंटल पावर पे क्या होता है, बच्चों का बढ़ रहा है। सामाजिक, जो सामाजिकता बच्चों में उस स्टेज में नहीं थी, उसके आखिरी पड़ाव में बच्चों में वो सामाजिकता के गुण माता पिता के द्वारा सिखाए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। अब बच्चों में कुछ थोड़े बहुत सामाजिक गुण जो है आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इमोशनल विकास भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि बच्चों का अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, जो भी इमोशंस होता है उसका वो तुरंत क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब बच्चों का अपने इमोशंस पे क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। तो अपने इमोशनल डेवलपमेंट में भी बच्चों में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हम लोग के सुधार आते हैं फर्स्ट स्टेज के तुलना में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि पूर्व बाल्यावस्था में हम लोग का क्या दो इंपॉर्टेंट चीज दिखाया, इसको प्री स्कूल एज कहेंगे और इसको प्री गैंग एज कहेंगे। और भी इसमें बहुत कुछ आता है, आगे लिखिए, हेडिंग दीजिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्री चाइल्डहुड, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। मेरा सर, मेरा तो बहुत देर चलेगा। हाँ ठीक है। समृद्धि है ना यहाँ पे, ठीक है, उसको बोल दीजिएगा सर, यहीं पे रहेगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्री चाइल्डहुड, नंबर 1 लिखिए, इसका नंबर 1 लिखिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है। देखिएगा एक एक करके इस स्टेज में बच्चों में क्या हम लोग के क्वालिटीज आ रहे हैं, वो आपको एक एक करके सब पता चलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है, ठीक है। इसका इंग्लिश लिख लीजिए ज्योति जी। चिल्ड्रंस इन द अर्ली चाइल्डहुड शो मोर इंटरेस्ट इन टॉयज। चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड शो मोर इंटरेस्ट इन टॉयज। खिलौनों में ज्यादा इंटरेस्ट बच्चे इस स्टेज में दिखाते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले जो हम लोग देखे थे कि बच्चों को खिलौने दिए जाते थे, लेकिन बच्चे खिलौने को क्या करते थे, पटक कर तोड़ फोड़ कर उसको तोड़ फोड़ देते। हाँ, क्योंकि बच्चों का उस समय खिलौनों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उनमें जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर ये है क्या, ठीक है। वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए खिलौने को तोड़ फोड़ के उल्टे फुल्टे तरीके से रखकर उसको जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ये जो स्टेज आया, इस स्टेज को हम लोग खिलौनों के एज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को खिलौनों में इंटरेस्ट रहता है, बच्चे यहाँ पे खिलौनों से खेलते हैं। क्वेश्चन आता है हम लोग का सीटेट में कि खिलौनों का एज किसे कहते हैं, ठीक है। खिलौनों का एज किसे कहते हैं, तो हम लोग का प्राय कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि शैशवावस्था है, बच्चे छोटे हैं तो उसी स्टेज में ना खिलौने से खेलेंगे, लेकिन नहीं, वो स्टेज खिलौने वाला स्टेज नहीं होता है। उस स्टेज में बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते हैं। कौन सा स्टेज है हम लोग का, प्री चाइल्डहुड वाला स्टेज जो है बच्चों का खिलौनों का एज होता है, बच्चे इसमें खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए, जो 1 नंबर पॉइंट लिखे हैं उसी को डैश देके उसमें आगे लिखिए। देखिए, इस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं।
बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर मैम रिपीट। इस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, ऐसे लिखिएगा, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि अपने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि इस अवस्था में बालकों में खिलौनों से खेलने की अभिरुचि, इंटरेस्ट, ठीक है, इस अवस्था में बालकों में खिलौनों से खेलने की अभिरुचि अधिक होती है। खिलौनों से खेलने की अभिरुचि अधिक होती है और जब वे स्कूली अवस्था में एंटर करने लगते हैं तो जब वह स्कूली अवस्था में इंटर करने लगते हैं तो उनकी यह रुचि समाप्त हो जाती है। उनकी यह रुचि समाप्त हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु भी कहते हैं। यानी कि क्या देखे कि पूर्व हम लोग का जो प्री स्कूल हम लोग का ये है, प्री चाइल्डहुड है, इस स्टेज में बच्चों में खिलौनों में इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। बच्चे खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और जैसे ही बच्चे जो है पोस्ट चाइल्डहुड में जाते हैं, यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था में जैसे ही बच्चे इंटर करते हैं, इनका खिलौनों के प्रति इंटरेस्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब बच्चे क्या है, फॉर्मल स्कूल में जाएंगे, उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल बनेगा, ग्रुप बनेगा, ठीक है, स्कूल में जाते ही तो उनका ऑटोमेटिक ये जो इंटरेस्ट है खिलौनों के प्रति, यह क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। एक मिनट। मैम चलिए, हाँ बोलिए। जो आप बोले प्री गैंग एज, इसमें गैंग बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं मैम? प्री गैंग एज का मतलब है टोली बनाने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चे टोली नहीं बनाते हैं, इनका कोई अपना गैंग नहीं होता है, ठीक है। प्री का मतलब ही हो गया कि गैंग बनाने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चे, ना ही बच्चे फॉर्मल स्कूल जा रहे हैं, ना ही बच्चे जो है बहुत सारे अपने हम उम्र के बच्चों से मिल रहे हैं। तो जब बच्चों से मिल ही नहीं रहे हैं तो गैंग कैसे बनाएंगे? अभी तो घर परिवार में ही रह रहे हैं या फिर आस पड़ोस के बच्चों के साथ, अपने छोटे बहुत जो थोड़े बहुत बच्चे उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, तो बच्चे गैंग कहाँ से बनाएंगे? स्कूल जाते हैं, अपने हम उम्र के बच्चों से मिलते हैं वहां पे, तब उनका अपना एक गैंग बनता है, सर्कल बनता है, ठीक है। तो ये जो स्टेज होता है ये प्री गैंग एज इसलिए कहलाता है क्योंकि इनका गैंग बनाने से पहले की अवस्था है, स्कूल जाने से पहले की अवस्था, इसीलिए इसको प्री स्कूल एज कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों का अपना कोई टोली भी नहीं है, ग्रुप नहीं है, ठीक है, फ्रेंड्स का कोई ग्रुप नहीं है, मैडम, इसीलिए। हाँ बोलिए। जब वे स्कूली अवस्था में एंटर करने लगते हैं तो उसकी रुचि खिलौना से समाप्त हो जाती है। मतलब कि जब वो स्कूल जाने लगते हैं हम्म। तब उसका इंटरेस्ट खिलौने से हट जाता है।
ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि स्कूल जाने से पहले बच्चों का अपना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, ठीक है, अपना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो बच्चे किसके साथ खेलेंगे, तो उनका इंटरेस्ट किसके तरफ तब जागता है, तब उनका इंटरेस्ट जो है खिलौनों की तरफ जाता है। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, खिलौनों के साथ ही अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, बर्डन बढ़ रहा है, साथ ही अपने हम उम्र जैसे बहुत से बच्चे मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत हो रहा है, तो बच्चों का उनमें इंटरेस्ट होने लगता है और इसके प्रति इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। समझ में आया क्यों बच्चों का उत्तर बाल्यावस्था में खिलौनों के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा रहता है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे अकेले हैं, उनके अपने हम उम्र के कोई दोस्त ही नहीं है, साथी संगी नहीं है, तो बच्चे हैं खिलौनों से के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जब स्कूल जाने लगते हैं तो स्टडी का भी बर्डन हो जाता है, फ्रेंड सर्कल मिलते हैं, उनका सोसाइटी बढ़ जाता है धीरे धीरे। अभी क्या है, बच्चों का समाज जो है छोटा है ना, माता पिता भाई बहन, चाहे आस पड़ोस के अपने नेबरिंग जो फ्रेंड्स है वो उतना ही है ना। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, अचानक से उनका सोसाइटी जो है, उनका जो सर्कल है, वो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उनका खिलौनों के प्रति, इन सब चीजों के प्रति इंटरेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाता है। मैम ये जैसे कि ये प्री चाइल्डहुड में खिलौनों का स्टेज है, ठीक है, अवस्था है, और इसी में उन लोग का इंटरेस्ट भी समाप्त हो जाता है खिलौनों में। इसमें इंटरेस्ट नहीं समाप्त हुआ, हम क्या लिखवाएं कि बच्चे जब, जैसे ही बच्चे जो हैं, बालक जो है स्कूली अवस्था में जाते हैं, स्कूली अवस्था का मतलब क्या कि अब इस स्टेज को क्रॉस करके वो पोस्ट चाइल्डहुड में चले गए, यही लिखवाए हैं ना हम, क्या लिखवाए हैं? बच्चे जैसे ही इस अवस्था को छोड़, बच्चे जैसे लगते हैं, हाँ, मतलब जब एकदम दूसरा लास्ट स्टेज। पड़ाव में आ जाते हैं, इस स्टेज के एकदम लास्ट अंतिम पड़ाव में आ जाते हैं, अब इस स्टेज से निकलकर वो हम लोग का किस में जाएंगे, पोस्ट चाइल्डहुड में इंटर करेंगे। तो बच्चों का जो ये स्कूली इंटरेस्ट अवस्था, है, मैडम स्कूली अवस्था मतलब स्कूली अवस्था में एंटर करने लग जाते हैं। हाँ वो भी आगे पढ़ेंगे, पहले नहीं बताते हैं, रुक जाइए, ये क्या है उसको स्कूली बताइए। वो हम अवस्था लोग में का स्कूली अवस्था यानी कि हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड, बच्चा अब 6 वर्ष से 12 वर्ष का जब एज आएगा ना, तो बच्चे का फॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो जाता है, वो बच्चों का स्कूली एज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बच्चा जब ये बच्चा प्री चाइल्डहुड स्टेज है, जब बच्चा स्कूल जब जाने लगता है, मैडम ऐसे ही ना, स्कूल जब जाने लगता है तब उसका इंटरेस्ट खिलौनों के प्रति कम हो जाता है। हाँ, जब बच्चा 6 साल का होने लगता है, मतलब अभी 6 साल का हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कि हम लोग क्या देखे थे शैशवावस्था में कि अंतिम पड़ाव में बच्चों में सामाजिक या फिर हम लोग का जो नैतिक गुण, थोड़े थोड़े गुण जो है माता पिता के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है आखिरी पड़ाव में, ठीक है, उसकी शुरुआत की जाती है। उसी तरीके से जब इसका जो हम लोग का प्री चाइल्डहुड का जो अंतिम स्टेज आता है, अंतिम पड़ाव आता है, तो बच्चों में जो है, अब बच्चा जो है क्या है, तुरंत बाद ही बच्चा पोस्ट चाइल्डहुड जैसे अपने अलग स्टेज में एंटर करेगा, तो बच्चों में खिलौनों के प्रति जो इंटरेस्ट है, अचानक से एक बार में कोई चीज खत्म नहीं होता है, बहुत धीरे 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 क्या होता है। अब पहले तो शुरुआती दौर में बच्चे खिलौनों से खेलेंगे, इंटरेस्ट उनकी कम होती जाएगी, रुचि कम होती जाएगी, स्कूल में एडमिशन हुआ, बच्चे फ्रेंड सर्कल्स के बीच मिले, उनका अपना फ्रेंड ग्रुप बना, फिर वो इंटरेस्ट धीरे 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 बिल्कुल ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज अचानक से शुरू भी नहीं होगी और कोई भी चीज अचानक से खत्म भी नहीं होगी, उसको शुरू होने में भी समय लगेगा और उसको खत्म होने में भी समय लगेगा, थोड़ा वह टाइम लेगा, धीरे धीरे। कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो कोई भी चीज टाइम लेगा, धीरे धीरे उसमें उस चीज का क्वालिटी या फिर गुण आएगा, और कोई भी चीज अगर खत्म भी होगी तो वो धीरे धीरे ही खत्म, अचानक से कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। तो अंतिम पड़ाव आते आते तक बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसके प्रति कम होने लगता है, और जैसे ही बच्चा स्कूल में आ जाता है, उसके अपना फ्रेंड सर्कल ग्रुप बन जाता है, पूरी तरह से वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछिए, कोई बात नहीं। क्लियर हो हो गया मैम। मैडम। चलिए, इसीलिए इसको खिलौनों का एज कहते हैं, ठीक है। लेकिन खिलौनों का एज क्या है, यही है। आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बच्चों का शैशवावस्था में ही सामाजिक या नैतिक गुणों का शुरुआत होने लगता है, शुरुआत हो रहा है। विकास कब होगा इसका, सामाजिक चाहे नैतिक गुणों का विकास हो रहा है हम लोग का प्री चाइल्डहुड में। उसी तरीके से
जो हम लोग का प्री चाइल्डहुड में बच्चों का अंतिम स्टेज में खिलौनों के प्रति इंटरेस्ट जो है कम होने लगता है, रुचि जो है समाप्त होने लगती है। लेकिन इसका डेवलपमेंट कब हो रहा है हम लोगों का, बच्चों का ये जो रुचि जो है यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी सर तरीके से बात अगर तो फिनिश हो जाएगा तो हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड में पूरी तरह से, मतलब उसका हम क्या बताए थे कि एक स्टेज जो है दूसरे स्टेज से इंटरकनेक्टेड होता है। हम बताए थे ना कि बालक के विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा रहता है, एकदम दोनों एक दूसरे से इंडिविजुअल नहीं रहते, अलग नहीं रहते हैं, किसी ना किसी कड़ी से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो देख रही है उसके लास्ट शैशवावस्था के लास्ट स्टेज में बच्चों में जो है नैतिकता का या सामाजिकता का गुण जो है अब ये उभरने लगा है, और इसके नेक्स्ट स्टेज में आते आते वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है। उसी तरह से इस स्टेज के अंतिम पड़ाव में क्या है, उसका वो जो रुचि है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसका नेक्स्ट स्टेज में आते आते वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। जो भी होगा वो एक स्टेज के आखिरी पड़ाव में ही होगा, उसकी अगर शुरुआत होगी तो आखिरी पड़ाव में होगी, और उसका डेवलपमेंट होगा तो उसके नेक्स्ट स्टेज में उसका डेवलपमेंट विकास होगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पॉइंट लिखिए, तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को ये शिक्षकों सेकंड द्वारा, पॉइंट होगा, ये सेकंड हाँ पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट हाँ होगा। हाँ सॉरी सेकंड पॉइंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। अर्ली चाइल्डहुड हैज बीन कंसर्न एज द टाइम फॉर प्रिपरेशंस बाय टीचर्स। ठीक है, अर्ली हैज चाइल्डहुड, बीन, मैम रिपीट कीजिए, हैज बीन, प्री चाइल्डहुड हैज बीन, अर्ली चाइल्डहुड हैज बीन कंसर्न, कंसर्न नहीं है, क्या है, एक मिनट, रॉन्ग लिखा हुआ है। मैं वो हिंदी में रिपीट कीजिएगा। हाँ, हिंदी रिपीट करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया जाता है। एक मिनट, हम आपको ज्योति जी बता रहे हैं, वहां कुछ गलत लिखा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। लिखिए, early childhood has been considered as the time for preparations by teachers. Early childhood has been considered as the time for preparations by teacher. चलिए इसको डील कीजिए, डैश दीजिए, इसको लिखिए तो। लिखिए, इस अवस्था को शिक्षकों ने प्राक स्कूली अवस्था, प्री स्कूल एज कहा है। इस अवस्था को शिक्षकों ने प्राक स्कूली अवस्था, प्री स्कूल एज कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों को किसी स्कूल में दाखिला नहीं कराया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों को किसी स्कूल में दाखिला नहीं कराया जाता है।
1 मिनट बता रहे हैं। लास्ट लाइन क्या लिखे हैं आप लोग, बोलिए तो जरा। क्योंकि इस अवस्था में बालकों को किसी स्कूल में दाखिला नहीं कराया जाता। नहीं कराया जाता है। लिखिए, बालकों को, इसके बाद देखिएगा, बालकों को अनौपचारिक ढंग से, बालकों को अनौपचारिक ढंग से, इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, बालकों को अनौपचारिक ढंग से या खेल के माध्यम से, या खेल के माध्यम से प्री स्कूल में शिक्षा दी जाती है। बालकों को अनौपचारिक ढंग से, ठीक है, या खेल के माध्यम से प्री स्कूल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे लिखिए, नर्सरी स्कूल ऐसे स्कूलों के अच्छे उदाहरण हैं। नर्सरी स्कूल ऐसे स्कूलों के अच्छे उदाहरण हैं। नर्सरी स्कूल ऐसे स्कूलों के अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे नर्सरी स्कूल में न जाकर, लेकिन कुछ बालक ऐसे नर्सरी स्कूल में न जाकर माता पिता से घर पर ही शिक्षा पाते हैं। ठीक है, शिक्षकों का कहना है कि चाहे बालक किसी नर्सरी स्कूल में अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करे, या घर में माता पिता द्वारा शिक्षा प्राप्त करे, कमा, वे अपने आप को इस ढंग से तैयार करते हैं, कि स्कूल अवस्था प्रारंभ होने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, कि स्कूल अवस्था प्रारंभ होने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। मैम स्कूल व्यवस्था या अवस्था स्टेज, स्कूल अवस्था प्रारंभ होने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा क्या कहा गया है? तैयारी का स्टेज कहा गया है। तैयारी का स्टेज क्यों कहते हैं? बालक जो है इस स्टेज में स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, खेल खेल के माध्यम से। बहुत से बच्चे प्ले स्कूल जाते भी नहीं है, माता पिता घर में ही बच्चों को जो है खुद से ही खेल खेल के माध्यम से कुछ कुछ चीजों का ज्ञान देते हैं। तो इस स्टेज को शिक्षकों के द्वारा तैयारी का स्टेज क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि बच्चे इस स्टेज में अपने आप को घर में ही रहकर या फिर प्ले स्कूल में जाकर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि बच्चे जब स्कूल में जाएं, ठीक है, और जब उनको फॉर्मली स्टडी करना हो, पढ़ना हो या फिर अक्षरों का ज्ञान जब उनको देना हो, तो उनको अचानक से किसी चीज का बर्डन ना हो, ठीक है, अचानक से किसी चीज का लोड ना पड़े।
तो पहले से ही बच्चों को थोड़ा बहुत चीजों का ज्ञान जो है माता पिता के द्वारा या प्ले स्कूल के द्वारा दे दिया जाता है, ताकि बच्चे जब स्कूल में जाएं और पहली बार जब वो बुक से या फिर किसी चीज से इंटरेक्ट हो, तो बच्चों को किसी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार का उनको दिक्कत ना हो, या फिर अचानक से देखकर किताबों को देखकर बौखला ना जाए। तो इसीलिए बच्चों को शुरुआत में ही घर में ही अनौपचारिक रूप से थोड़ी बहुत शिक्षाएं या ज्ञान दे दिया जाता है। देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे के स्कूल जाने से पहले पूरी तरह से ब्लैंक होते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। जो जाके सीखते हैं वो स्कूल में ही सीखते हैं, घर में ही। नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, अक्षरों का ज्ञान, एबीसीडी है, 1 2 3 है, अंगों का ज्ञान, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर बच्चा फॉर्मल स्कूल नहीं भी जा रहा है तो भी माता पिता जो है घर पर ही ये सारी चीजें तो एटलीस्ट बच्चों को सिखा ही देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको टीचर्स के द्वारा क्या कहा गया है, तैयारी का स्टेज कहा गया है। समझ में आया? क्लियर हुआ? Yes. चलिए, Yes, थर्ड ma'am. नंबर इसकी लिखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। रिपीट कीजिए मैडम। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। एक मिनट। समृद्धि नहीं है, वो अपना वर्क कर रही है। मैडम रिपीट कीजिए ना। हाँ, लिखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। क्या अधिक होती है? उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उत्सुकता किसी चीज को जानने की, समझने की। उनके पास देखिएगा इस स्टेज में बच्चे प्रश्न बहुत ज्यादा करेंगे। उस स्टेज में भी था, शैशवावस्था में भी बच्चों में क्यूरियोसिटी था जानने की, लेकिन कैसे वो लोग करते थे, खिलौनों को तोड़ फोड़ कर, वस्तुओं को इधर उधर फेंक कर, तोड़ कर, इसके माध्यम से। अब बच्चे जो है प्रश्नों का तांता लगा देंगे आपके सामने। ऐसा है तो क्यों है? ठीक है, रोटी है, रोटी गोल है तो क्यों है? ठीक है, पापा आए तो चॉकलेट क्यों नहीं लेकर आए? चॉकलेट के अंदर ये क्यों भरा हुआ है? मतलब दुनिया भर का प्रश्न। उनके प्रश्न हम लोग के लिए क्या होते हैं, बहुत छोटे और बेतुके होते हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़े हैं, और वो दुनिया भर का प्रश्न हम लोग के सामने जो है रख देंगे। तो चलिए आगे लिखिए। इस अवस्था में बालकों में अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं, आसपास, इर्द गिर्द नहीं समझ में आ रहा तो आसपास लिख लीजिए। अपने आसपास की वस्तुओं, चाहे वे जीवित हो या अजीवित, चाहे वे जीवित हो या अजीवित, के बारे में जानने की उत्सुकता काफी अधिक रहती है। के बारे में जानने की उत्सुकता काफी अधिक रहती है। वे हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वातावरण में उपस्थित ये सब वस्तुएं, उनके वातावरण में उपस्थित ये सब वस्तुएं किस प्रकार की हैं,
उनके वातावरण में, इन्वायरमेंट में, जो भी आसपास उनके जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें उनको दिखती हैं, ठीक है, वो किस प्रकार की हैं, कॉमा वे कैसे कार्य करती हैं, वे कैसे कार्य करती हैं, कॉमा वे कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, वे कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, आदि आदि। आगे लिखिए, शायद यही कारण है कि, शायद यही कारण है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को अन्वेषणात्मक मतलब या, हम बता देते हैं आपके लिए भी, अन्वेषणात्मक या खोजी अवस्था, एक्सप्लोरेटरी सिस्टम एज, देखिए EXPLORATORY, रिपीट कीजिए मैडम। EXPLORATORY, एक्सप्लोरेटरी एज, यानी कि अन्वेषण, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, इसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, खोजी अवस्था भी इसको कहा जाता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। डिस्कवरी, हाँ, डिस्कवरी बोल सकती हैं, ठीक है, इसको डिस्कवरी भी बोल सकते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कुछ चीजों को खोजते हैं, उनके एनवायरमेंट में आसपास जो कुछ भी दिखता है उस चीजों को बच्चों में ना खोजने की, डिस्कवरी करने की, नए नए चीजों को डिस्कवर करने की जो ये क्वालिटी होती है, इस स्टेज में बच्चों में ज्यादा होती है, इसीलिए इसको खोजी अवस्था, ठीक है, अन्वेषणात्मक अवस्था, एक्सप्लोरेटरी एज भी कहा जाता है। डिस्कवरी लिखना है, डिस्कवरी लिख लीजिए, खोजी का डिस्कवरी हो जाएगा, अन्वेषणात्मक का हम लोग का एक्सप्लोरेटरी एज हो जाएगा। और इसको अंडरलाइन कीजिएगा, अन्वेषणात्मक और खोजी अवस्था जो है इसको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाइलाइटर रखे हैं तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। तो ये स्टेज जो होता है, देखिए हम क्या बोले कि बच्चों में किसी चीज को जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, ये वाला क्वालिटी बच्चों का शैशवावस्था में था, उसमें भी था, अपने खिलौनों से अपने आसपास की चीजों को वो जानने की कोशिश करते थे कि वास्तव में ये है क्या, ठीक है, उसके अंदर क्या है, तोड़ फोड़ कर, प्राय उस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, तोड़ फोड़ कर उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, बच्चों का एज बढ़ गया, मेंटल पावर भी बढ़ गया, अब अपने इन्वायरमेंट में आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, जो चीज भी उनको दिख रहा है, उन चीजों के प्रति बच्चों में जानने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है, वो कोई ना कोई यहाँ पे खोज करते रहते हैं, ठीक है। कोई चीज भी मिलेगा उसके मतलब जैसे कि आप लोग 3 इडियट्स मूवी देखे हैं, ठीक है, वो बच्चा नहीं है, हम फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता रहे हैं, 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान जो है उसको जितना भी मशीनरी आइटम मिलता है वो सब चीजों को क्या करता है, खोल खोल के देखते रहता है। फ्रिज है तो फ्रिज को खोल दिया, कोई मशीन है तो मशीन को खोल दिया, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, उस चीज को जानने की कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, कुछ अन्वेषण प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से छोटे बच्चे जो होते हैं, इस स्टेज के बच्चे कितने साल के, 2 से 6 साल के बच्चे, इनमें खोजी मतलब किसी चीज को खोजने की, कोई अगर चीज है, मशीन है, कुछ भी है, तो वो है कैसे, मान लीजिए रिमोट कंट्रोल कार ही है, तो रिमोट कंट्रोल कार मिल गया खेलने के लिए, वो क्या करेंगे, खोल खोल के उसके पार्ट्स पुर्जे को देखेंगे, ठीक है, कि आखिर ये जो है वस्तु, आखिर इसमें क्या लगाया गया है कि ये जो है कार ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें नया वो खोजने की कोशिश करेंगे, उनमें जानने की। हर बच्चे में ये होता है इस स्टेज में,
ठीक है। किसी का माइंड बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा उसका थिंकिंग पावर लेवल ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा चीजों को अच्छे मतलब इलेक्ट्रिक चीजों में ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ का माइंड अगर उसके अनुसार कम है तो वो छोटी छोटी चीजों में, किसी दूसरे चीजों में, ठीक है, खोजने की कोशिश करेगा, नया नया अन्वेषण करने की कोशिश करेगा, नया नया प्रयोग करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ड्राइंग ही कर रहा है, ड्राइंग में अब उसको कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो दो चार कलर को मिलाकर उसको नया एक कलर बनाने की कोशिश करेगा। ये भी क्या है, इसकी खोजी अवस्था है, ये भी उसका क्या है, हम लोग का अन्वेषणात्मक एज कहलाता है। उसमें भी वो कुछ ना कुछ अन्वेषण करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब वो जो ड्रॉ जो नॉर्मली किया जाता है, हाउस बनाना, पहाड़ बनाना, उसमें वो कुछ नया डालने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया उसमें अपने से इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो भी उसका हम लोग का अन्वेषणात्मक स्टेज हो जाएगा। बच्चा उसमें कुछ अपने से नया इवेंट, नया कुछ डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर इस स्टेज में हम लोग को देखने को मिलती है। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग खोजी अवस्था, डिस्कवरी एज कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अन्वेषणात्मक स्टेज हम लोग इसको बच्चे को कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्री स्कूल एज में क्या देखें, हम लोग का प्री चाइल्डहुड में क्या देखे कि ये जो है इसको कितने नामों से जानेंगे। देखिए, प्री चाइल्डहुड को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, प्री चाइल्डहुड को हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग प्री स्कूल भी कहते हैं, इसी स्टेज को हम लोग प्री गैंग एज भी कहते हैं, इसी स्टेज को हम लोग खिलौनों का एज भी कहते हैं, ठीक है, टॉयज एज भी कहेंगे, खिलौनों का एज, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है। इस स्टेज को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एज भी कहेंगे, बच्चे स्कूल जाने के पहले अपने आप को पूरी तरह से क्या करते हैं, घर पे ही रखकर प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो तैयारी का स्टेज भी हम लोग इस स्टेज को कहते हैं। इसी स्टेज को हम लोग अन्वेषणात्मक, डिस्कवरी के स्टेज या फिर खोजी स्टेज भी कहेंगे, क्योंकि बच्चे नए नए चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ अन्वेषण करने की, कुछ न कुछ प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो इतना सारा जो है ये हम लोग का प्री स्कूल एज का या फिर प्री चाइल्डहुड एज का हम लोग का ये गुण है। अभी और भी है इसमें। चलिए, ये हम लोग थर्ड पॉइंट लिखे हैं ना, ये क्लियर Yes, हुआ? ma'am. यस ये मैम। क्लियर हुआ? ये सब आप लोग को याद रखना है। चाइल्डहुड में बच्चों में फर्स्ट स्टेज जो था, फर्स्ट स्टेज में बच्चों में कौन कौन सा क्वालिटी आया, सेकंड स्टेज में बच्चों में क्या आया, अभी थर्ड हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड पढ़ेंगे, उसमें बच्चों में अलग गुण आएंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग किशोरावस्था एडोलेसेंस पढ़ेंगे, उसमें बच्चों में अलग गुण आएंगे। तो सबका इंडिविजुअली हमको अलग अलग गुण को याद रखना है। और इसी चीज को हम लोग जब प्याजे जी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से बताया जाएगा, लेकिन सब चीज यही रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे से माइंड में आप लोग रखिएगा। चलिए, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में क्या हो रहा है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। There are stronger tendency to imitate among children of early childhood. There are stronger tendency to imitate among children of early childhood. चलिए, इसमें इसको डील कीजिए, लिखिए तो डैश दीजिए, लिखिए। इस अवस्था के बालकों में अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों इस अवस्था के बालकों में अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहारों तथा उनके बोलने चालने के तौर तरीके तथा उनके
बोलने चालने के तौर तरीकों का नकल उतारने की प्रवृत्ति, उनके बोलने चालने के तौर तरीकों का नकल उतारने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। नकल उतारने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। ठीक है, आगे लिखिए। चेरी, CHERRI, चेरी तथा लेविस, LEWIS, लेविस, चेरी तथा देखिएगा मैम। लेविस, चेरी CHERRI, चेरी तथा LEWIS, लेविस, दो मनोवैज्ञानिक है ये हम लोग के, ठीक है, नाम है ये। चेरी तथा लेविस का मत है कि इस अवस्था के जिन बालकों में जिन बालकों में ऐसी प्रवृत्ति अधिक होती है, कैसी? नकल करने की अपने बड़ों की, ठीक है। इस अवस्था के जिन बालकों में ऐसी प्रवृत्ति अधिक होती है, उन बालकों में किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में आने पर, उन बालकों में किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में, एडल्ट एज, ठीक है, आने पर सुझाव ग्रहणशीलता का गुण तेजी से विकसित होता है। सुझाव ग्रहणशीलता का गुण तेजी से विकसित होता है, ठीक है। सुझाव ग्रहणशीलता का मतलब होता है सजेशन एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब जो बच्चा जो है इस स्टेज में अपने माता पिता बड़ों का अनुकरण ज्यादा करता है, अच्छे से ज्यादा करता है। जब वो बच्चा हम लोग का किशोरावस्था, ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज में, या फिर हम लोग का ओल्ड वयस्कावस्था में जाएगा, ठीक है, इस दो स्टेज में जाता है, तो बच्चों में अगर आप उसको कुछ भी सजेस्ट करेंगे, कुछ भी सुझाव देंगे, तो उसको उस सुझाव को समझने की और ग्रहण करने की क्षमता जो होती है बच्चों में ज्यादा होती है। जब इस बच्चे में अनुकरण, इस स्टेज में बच्चे अनुकरण अच्छे से करते हैं तब, तो इन दोनों स्टेजों में बच्चों में सजेशंस को, किसी के भी सजेशंस को एक्सेप्ट करने की या फिर उसको समझने की उनकी क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेज में क्या देखे कि बच्चों में अनुकरण यानी कि इमिटेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। आप जैसे करेंगे माता पिता, ठीक है, 2 से 6 साल के बच्चे, आप अपने बड़ों के साथ जैसा बिहेव करेंगे, आपका बच्चा भी देखकर वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपका बच्चा भी उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा। आप किस प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं, वैसे व्यवहार वह भी करेगा। आपके नैतिकता कितनी है, ठीक है, नैतिकता का आचरण आप कर रहे हैं या नहीं, आप में मोरल डेवलपमेंट है या नहीं, आप सोशल है या नहीं, सामाजिक है या नहीं। अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं तो ये सारे गुण ऑटोमेटिक आपके बच्चे में भी आएगा, क्योंकि बच्चे को किसी चीज को सिखाया जाता है ना। अगर आप बच्चे को बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि बेटा बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों से आप करके बात करनी चाहिए, ठीक है, बड़ों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, आप ये चीजों को उसको ओरली बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चा जल्दी नहीं सीखता है जितना वो आपको देखकर सीखेगा, ठीक है। आप जैसा बिहेव अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं उस चीज को देखकर बच्चा ज्यादा सीखता है, जब बल्कि बताए हुए चीजों को वो कम सीखता है, ठीक है।
तो आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर जैसा रहेगा, बच्चा सेम टू सेम उसका क्या करेगा, नकल करेगा और उसके अनुसार ही वो अपना कैरेक्टर जो है बनाएगा। उसी पे उसका डिपेंड करेगा। आप जैसा देख कर रहे हैं बच्चा वैसा करेगा और यही उसका जो है कैरेक्टर बनाएगा, जो आगे आने वाले फ्यूचर में, चाहे वो बच्चा किशोरावस्था में जाए, चाहे वो बच्चा हम लोग का वयस्कावस्था में जाए, उसका यही कैरेक्टर बना रहेगा। वो इस स्टेज में जो सीख लिया, जो जान गया, वो उसका जीवन प्रयत्न अंदर फ्यूचर तक बना रहेगा, वही वो अपना व्यवहार में शामिल कर लेगा। ठीक है, अपने कैरेक्टर में उसी चीजों को वो एडेप्ट कर लेता है। बैठिए, गिर जाए। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्टेज में बच्चों को अनुकरण की क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम लोग को बच्चों के सामने अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे बातें बोलनी चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज में भी बच्चों में ये गुण था, अनुकरण की क्षमता थी। आप जैसा कर रहे हैं, जैसा बच्चा देख रहा है, वैसी चीजों को वो नकल कर रहा है। इस स्टेज में भी वही गुण बच्चों के अंदर ट्रांसफर हुआ। फर्स्ट स्टेज में कौन सा गुण नहीं था, केवल एक हम लोग का, बच्चों में सामाजिकता का गुण नहीं था, बच्चों में मोरल डेवलपमेंट नहीं था, नैतिकता का गुण नहीं था। लेकिन सेकंड स्टेज में आए तो बच्चों में नैतिकता का गुण, फर्स्ट स्टेज के आखिरी पड़ाव में ही बच्चों में नैतिकता का बीज बोया जा रहा था। माता पिता के द्वारा उसको कुछ अच्छे आचरण सिखाए जा रहे थे, गुड हैबिट सिखाए जा रहे थे, जो कि हम लोग के सेकंड स्टेज में आते आते बच्चों में वो अच्छे से डेवलप करने लगता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, इसके बाद 5 नंबर पॉइंट लिखिए। आप लोग परेशान हो गए होंगे लिखते लिखते। जितना छोटा छोटा टॉपिक होगा ना, हम व्हाट्सएप कर देंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसमें हम भेजने लायक नहीं है, इसमें से कुछ कुछ हमको छांटना भी है, इसीलिए। 5 नंबर पॉइंट लिखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। इसको समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। मैम इंग्लिश में रिपीट। अर्ली चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। अर्ली चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। इसको समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, लिखिए आगे, इसको डैश देके लिखिए। देखिए, इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं। इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं। स्पेशल पर्सनालिटी, ठीक है, विशिष्ट व्यक्तित्व का मतलब हो जाएगा स्पेशल पर्सनालिटी, डेवलप्ड हो जाता है बच्चों में। और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। और मैम रिपीट। स्वतंत्र रूप, इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं। एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। इसके अलावा इस उम्र के बालक अधिक जिद्दी
ठीक है। विरोधात्मक, विरोधात्मक कॉमा देके लिखिएगा, विरोधात्मक, विरोधात्मक कॉमा निषेधवादक, निषेधवादक तथा डिसओबीडियंट, उसको हिंदी में कहते हैं बेहका, बेहका मत लिखिए आप लोग, लिख लीजिए डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट होते हैं। निषेधवादक, 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 ठीक है। तथा डिसओबीडियंट होते हैं। आगे लिखिए। निषेधवादक क्या होता है? निषेधवादक का मतलब होता है कि कुछ भी काम बोलिएगा ना करने के लिए, बोलिएगा कि ये काम नहीं करना है, वो उसी काम को करेंगे, बार बार उसी काम को करेंगे। जिस काम के लिए मना कीजिएगा वही काम करेंगे। आप बोलिएगा कि बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, आपके किसी बात को वो मानेंगे ही नहीं। ठीक है, हम इसको समझाते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा और है, लिख लीजिए। उनके इस व्यवहार के कारण ही, उनके इस व्यवहार के कारण ही अधिकतर माता पिता, अधिकतर माता पिता इस अवस्था को समस्या अवस्था, प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं। उनके इस व्यवहार के कारण ही अधिकतर माता पिता, अधिकतर माता पिता इस अवस्था को समस्या अवस्था, प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, इसके बाद हम लोग अब कल करेंगे। इसको समझ लीजिए। देखिए, बोल रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था को समस्या की अवस्था भी कहा जाता है, एक और नाम ऐड हो गया, इसको हम लोग समस्या की अवस्था भी कहते हैं। समस्या की अवस्था क्यों कहते हैं? अब बालक जो है उसका देखा जाए तो बहुत चीजों का डेवलपमेंट हो चुका, लैंग्वेज पावर आ गया, बच्चों को बोलने आ गया, हर काम करने के लिए अब अपने ऊपर पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, बच्चा खेल कूद सकता है, हर काम अपने से कर सकता है, तो हर काम करने के लिए वो अपने आप, अपने ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादातर जो भी काम होगा, जैसे कि उस स्टेज में क्या बोलते थे कि बच्चा कोई भी काम अपने से करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में भी, सॉरी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में भी हम लोग क्या देखेंगे कि बच्चा हर एक चीज खुद से करने के लिए, जिसकी छोटी छोटी चीजें जो माँ करती है वो खुद से करने के लिए बोलेगा, बोलेगा कि हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद खा लेंगे, हम खुद दूध पी लेंगे, हम खुद खेल लेंगे, हम खुद ही चल लेंगे, हम बोलेगा कि हम खुद ही नहाएंगे अपने आप से, खुद ही। अगर माता भी उसको नहलाने जाएगी तो बोलेगा नहीं हम खुद नहाएंगे, अकेले ही हम खुद अपने आप को हम खुद ही नहला लेंगे। तो हर एक काम बच्चा खुद से करना चाहता है, अपने आप को एकदम फ्री समझता है, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं ना वो जिद्दी भी बहुत होते हैं, किसी भी चीज के लिए जिद बहुत करेंगे, हट बहुत करेंगे, मतलब हमको चाहिए तो चाहिए, हम खुद से नहाएंगे तो खुद से ही नहाएंगे, ठीक है, हम खुद से खाएंगे तो खुद से ही खाएंगे। बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। और विरोधात्मक, विरोधात्मक का मतलब हो आपके किसी भी बात को क्या करेंगे, मना कर देंगे। ठीक है, बोला जाएगा कि बेटा इधर आओ, इधर आके हमारे पास बैठो, चाहे यह काम कर दो, नहीं करेंगे, आपकी बातों को वो मानेंगे ही नहीं, मतलब आपके अगेंस्ट में ही वो रहेंगे, सब समय आपके ऑपोजिट। मतलब आप बोलेंगे कि निषेधात्मक का मतलब ये हम लोग का जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बोलेंगे कि बेटा इधर नहीं जाना है, इधर नहीं खेलना है, वो जानबूझ के उधर ही जाएगा, वो वही काम करेगा। जिस चीज के लिए मना किया जाएगा उसको मनाही दी जाएगी कि इधर ये काम नहीं करना है, उधर नहीं जाना है, वो जानबूझ के वही काम करेगा, उसी चीज को वो करेगा। ठीक है, वो तवा गर्म है, वहां पे वो सामान गर्म रखा हुआ है, उसको नहीं छूना है, वो वही जाएगा, वो वही काम करेगा। तो इस प्रकार का टेंडेंसी जो है बच्चों में इस स्टेज में आता है। इसकी वजह से
माता पिता की किसी बातों को वो मानेगा ही नहीं, ठीक है, डिसोबीडिएंट रहेगा। इसी वजह से माता पिता क्या बोलते हैं, इस स्टेज के बच्चों को क्या कहा जाता है, अधिकतर माता पिता इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम स्टेज, यानी कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा इस स्टेज में माता पिता को क्या करता है, परेशान करता है। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा समस्या आपको क्रिएट करेगा। आप जो भी बोलेंगे, जो भी करने को बोलेंगे, जस्ट उसके ऑपोजिट करेगा, जस्ट उसका उल्टा करेगा। इसीलिए माता पिता बोलेंगे कि यह बच्चा जो है मेरे को परेशान करके रखा है, मतलब हाँ, समस्यात्मक अवस्था है। इसी स्टेज में बच्चे प्राय माता पिता क्या बोलते हैं कि इतना परेशान कर रहा है, इसको घर में यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, इसको हॉस्टल में भेज देंगे, इसको कहीं दूर भेज देंगे, दूर स्कूल में डाल देंगे, वहीं पे रहेगा, वहीं पे स्टडी करेगा, ठीक है। उनके इन सारे व्यवहारों की वजह से ही माता पिता परेशान होकर उनको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैडम चेरी और लुइस का मत बताइए ना, चेरी और लुइस का पॉइंट नंबर 4। चेरी और लुइस जो है दो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला है कि बालकों में ऐसी प्रवृत्ति अधिक होती है, कैसी प्रवृत्ति, कि वो बच्चे जो है इस अवस्था में बालक जो होते हैं अपने माता पिता, परिवार, इन सब के व्यवहारों को देखेंगे, इनके एक्टिविटी को देखेंगे और उसका ही नकल करेंगे। ये जो दो मनोवैज्ञानिक है, चेरी और लुइस जो है, ये दोनों मनोवैज्ञानिक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि हम जैसा करेंगे, बड़े जैसा करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, ठीक हमारी चीजों को देखेंगे, देखकर उसका नकल करेंगे और उसी प्रकार की एक्टिविटी, उसी प्रकार का व्यवहार वो करेंगे, और वो जो एक्टिविटी और व्यवहार जो करेंगे वो अपने कैरेक्टर में वो उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है। वो पूरी तरह से उनके कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, रग बस जाएगा, और वो फ्यूचर तक उसका कैरेक्टर में वो बना रहेगा। इस स्टेज में अगर हम बच्चों को, इतने छोटे से स्टेज में अगर हम बच्चों को गलत शब्द सिखाएंगे, गाली देना सिखाएंगे, या फिर अपशब्द बोलना सिखाएंगे, तो बच्चे में ये जो है कैरेक्टर शामिल हो जाएगा, उसके कैरेक्टर में शामिल हो जाएगा, और बच्चा जो है गलत शब्दों का प्रयोग अभी से शुरू कर देगा, और उसका फ्यूचर तक ये जो है कैरेक्टर में वो शामिल रह जाएगा, ठीक है। अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो बच्चा अच्छा शब्द बोलेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। हम बच्चे के सामने अपने बड़ों को क्या कर रहे हैं, उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, अपने बड़ों से झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा देख रहा है, हमारे बिहेवियर को देख रहा है, हमारे बिहेवियर को देख के वो नकल करेगा। नकल करके अभी तो वो हमको नहीं बोलेगा, हमको किस लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसको हमसे डर है, हम उसको डांट देंगे, हम उसको मार भी सकते हैं। लेकिन जिसके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ वह बच्चा भी गलत व्यवहार करेगा इस स्टेज में, क्योंकि वो आपको देख रहा है, बच्चा आपको देख रहा है कि आप जो है अपने बड़ों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ठीक वही काम जो है वो तो समझ रहा है ना कि पापा उसको डांट रहे हैं, तो हम भी उसको डांट सकते हैं, हम भी उसको बोल सकते हैं। चाहे अपने बड़े भाई बहन को ही अगर देखेगा कि पापा डांट रहे हैं या मार रहे हैं या फिर उसे गुस्सा कर रहे हैं, तो देखिएगा छोटा भाई बहन जो होता है ना, वह भी उसको डांटेगा। अगर पापा डांट के गए कि पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर मोबाइल खेलते रहता है, तो वह भी अपने बड़े भाई को क्या बोलेगा कि पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर मोबाइल खेलते रहता है, मैम से कंप्लेन कर देगी। इस तरह के शब्दों का वो भी प्रयोग करेगा। लेविस और हम लोग का जो चेरी है, यही बातों को यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा जितना अच्छा अनुकरण की क्षमता बच्चे में होती है, जितना ज्यादा बच्चा किसी के अपने बड़ों का नकल करता है, उनके व्यवहारों को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, सीखता है, ठीक है, उतना ज्यादा बच्चा जब भी हम लोग का, बोलिए तो अंकल को फिर आ रहे हैं, उतना ज्यादा जैसे ही बच्चा जब हम लोग का किशोरावस्था में जाएगा ना, या फिर वयस्कावस्था में जाएगा, उसमें किसी के सजेशंस को एक्सेप्ट करने की जो क्वालिटी होती है वो उतना ही बढ़ता जाता है। अच्छे से बच्चा अगर किसी के व्यवहार का अनुकरण कर रहा है, ठीक है, उसका नकल उतार रहा है, अच्छी आदतों को सीख रहा है, चाहे जिस किसी भी आदतों को सीख रहा है, अच्छे चाहे बुरे, चाहे जैसी भी आदतों को सीख रहा है, अगर ऑब्जर्वेशन की क्षमता उसकी इस स्टेज में अच्छी है, तो वह जब एडल्ट एज में जाएगा या फिर हम लोग का एडोलेसेंस एज में जाएगा, तो बच्चे में किसी भी चीज को, कोई भी बड़ा अगर उसको कोई सजेस्ट करता है, तो उसके सुझावों को समझने की क्षमता, वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसको क्या सजेस्ट कर रहा है, वो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीजों को जानने की बच्चे में कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये लेविस और हम लोग का चेरी जैसे दो मनोवैज्ञानिक है, ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। बाकी का हम लोग कल करेंगे, इसमें और थोड़ा सा है, तो हम लोग का ये वाला पॉइंट जो है कल प्री चाइल्डहुड कल खत्म हो जाएगा, कल ही हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड स्टार्ट कर देंगे,
इसमें बच्चों में अलग अलग